हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी ठीक हो? तो आ जाओ अब स्टडी के लिए। अपन ने कल मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व किया था। अब अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दो अनंत विस्तार के समतल समांतर तलों पर क्रमशः समान आवेश घनत्व का मैग्नीट्यूड समान है। यहां जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड दोनों पर इक्वल है। परिमाण दोनों का सेम है, केवल चिन्ह का डिफरेंस है। यहां पर एक पर प्लस सिग्मा है और एक पर माइनस सिग्मा है। दो तल है जिन पर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? ध्यान देना, यहां पर दो तल है। एक तल तो हो गया ये जिस पर प्लस आवेश है। दोनों तलों पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो प्लस और माइनस दोनों अंदर की तरफ रहेंगे। इस डायग्राम को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा कि ऐसा डायग्राम कहां होता है। ये प्लस में है, इस पर प्लस सिग्मा और इस पर है माइनस सिग्मा। यहां पर सिग्मा है आवेश घनत्व। अब यहां ध्यान देना, प्लस और माइनस दोनों में आकर्षण बल लगेगा, जिसकी वजह से टोटल प्लस अंदर की तरफ रहेगा और टोटल माइनस अंदर की तरफ रहेगा। तो यहां दो अलग अलग परत बन गई। इसमें आवेश अंदर की तरफ ही है, केवल पीछे की तरफ आवेश नहीं है। इसमें भी केवल अंदर की तरफ है, इस तरफ आवेश नहीं है, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आकर्षण की वजह से अंदर की तरफ ही रहेंगे दोनों पर। अब अपन बात करते हैं इसमें कि परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो परत के कारण तुमने पढ़ रखा है। किसी भी परत की वजह से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से है? परत की वजह से। प्लस वाली परत का यहां प्लस लगा दो, माइनस वाले का अपन यहां परिमाण ले रहे हैं। परिमाण में चिन्ह की जरूरत नहीं है, अपन को केवल मान से मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसका परिमाण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अपन इनकी डायरेक्शन देखेंगे। दोनों तलों के मध्य में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था तुम्हारे को कि प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र किस तरफ होता है और माइनस की वजह से किस तरफ होता है। वहां तुम्हारे को सिखाया गया था कि प्लस की वजह से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है उससे दूर, और माइनस की वजह से होता है उसकी खुद की तरफ। ठीक है, तो यहां अपन बात कर रहे हैं इस प्लस की वजह से। प्लस की वजह से इससे दूर, ये हो गया E प्लस। दूसरा है माइनस। माइनस की वजह से खुद की तरफ होता है, तो माइनस है ये, इसके खुद की ओर यही डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हो गया E माइनस। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अपन नेट कैलकुलेट करेंगे। तो नेट दोनों का क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में। जब कभी भी दो सदिश एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मान आपस में जुड़ जाता है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट विद्युत क्षेत्र। दोनों परतों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी ऐसा था। कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो इसको। क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि उसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य न हो। विद्युत क्षेत्र तो शून्य है लेकिन वहां विभव शून्य नहीं है। तो अपन यहां पर इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अपन बात करते हैं चालक गोले की। चालक गोला, चालकों को दिया गया आवेश उनकी सतह पर रहता है, उनके सरफेस पर रहता है, और चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तुमने गाउस के नियम से कैलकुलेट किया था। तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। ये तुमने पढ़ रखा है। जबकि चालकों के अंदर विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना, चालक गोले के लिए भी विभव भी पढ़ रखा है अपन ने कि अंदर विभव वही होता है जो उसकी सतह पर होता है, सरफेस पर होता है। तो चालक गोले के अंदर विभव वही होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है लेकिन विभव यहाँ पर अशून्य है। ये एग्जांपल देकर आप क्वेश्चन का आंसर समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह पर 10 वोल्ट विभव है तो इसके केंद्र पर विभव कितना होगा? तो यहां ध्यान देना, पांच सेंटीमीटर त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोला, इस पे ध्यान रखना है तुम्हारे को। गोला कैसा है? अचालक गोला। गोले की सतह पर विभव है 10 वोल्ट। गोले की सतह पर विभव कितना है? 10 वोल्ट है। तो इसके केंद्र पर विभव कितना होगा? केंद्र पर विभव पूछ रहा है। गोला कैसा है? अचालक है, ध्यान देना यहाँ पर। अगर चालक आता तो इसका आंसर अलग होगा, लेकिन ये कैसा गोला है? चालक गोला है, सॉरी अचालक गोला है ये। अचालक गोला मतलब कुचालक गोला। कुचालक गोले के लिए अलग अलग फॉर्मूले तुम्हारे को डिराइव करवा रखे हैं। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, आवेश इस पर है क्यू, क्यू आवेश है इस पर। चालक गोले के बाहर, बाहर के लिए अपन डिस्टेंस ले लेते हैं आर, ये बाहर के लिए कोई पॉइंट है। बाहर विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अगर बात करें अपन सरफेस की, ये सरफेस पर हो गया, सरफेस पर होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसके अलावा अंदर, अंदर के लिए फॉर्मूला अलग है, के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, चालक गोले के अंदर ये विभव पूछ रहा है। ठीक, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं एक बार वापस। अंदर कहां पूछ रहा है ये विभव? इसके सेंटर पर पूछ रहा है ये अपन को विभव। कहां पूछ रहा है? सेंटर पर। तो सेंटर के लिए देखना, अभी सेंटर के लिए डिस्टेंस स्मॉल आर क्या हो जाएगी? यहां ये इसका सेंटर है। तो केंद्र के लिए, केंद्र पर स्मॉल आर हो जाएगा 0। ये दूरी है, ये यहां आते ही 0 हो जाएगी। तो अपन केंद्र का फॉर्मूला बनाते हैं, वी सेंटर। वी सेंटर इक्वल हो जाएगा के क्यू अपॉन 2r³
3r² माइनस 0, तो यहां अपने पास आ जाएगा 3y2 KQ अपॉन r। अब यहां ये 3y2 KQ अपॉन r आया है, तो वापस कंपैरिजन करो सतह और सेंटर वाले में, तो 3/2 को तो अलग रहने दो, और KQ अपॉन r ये जो वैल्यू है, ये किसके इक्वल है? सरफेस के इक्वल है, तो यहां अपन VS लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा यहां पर? VS। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सतह पर विभव, सतह पर कितना है? 10 वोल्ट। VS की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट दी हुई है, तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VS इक्वल 10 वोल्ट है, तो V सेंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 3/2 इंटू 10, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन चालक गोले के लिए आता, तो चालक गोले में क्या होता? चालक गोले के अंदर विभव वही होता है जो सरफेस पर होता है, तो इधर लिख देता हूं। अगर ये क्वेश्चन चालक गोले के लिए भी हो सकता है, चालक गोला, चालक गोले के लिए V इन इक्वल होता है VS। सभी जगह चालक गोले के लिए क्या रहेगा? V इन इक्वल क्या रहेगा? VS रहेगा। तो चालक गोले के लिए आंसर अपना क्या आएगा? V इन इक्वल 10 वोल्ट ही रहेगा भाई। अगर इसकी जगह चालक गोला आता, तो चालक गोले के लिए 10 वोल्ट इसका आंसर आता, क्योंकि चालकों के अंदर विभव वही होता है जो उसकी सतह पर होता है। ठीक है, चालक गोले के अंदर चाहे से केंद्र पर रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, अंदर होना चाहिए पॉइंट, तो अंदर वाले बिंदु पर विभव क्या रहेगा? जो सतह पर है वही रहेगा। तो सतह पर 10 वोल्ट था, तो चालक गोले का आंसर 10 वोल्ट होगा इसी क्वेश्चन में। और ये अपने को अचालक गोला दिया हुआ है, कुचालक गोला दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 15 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को। निर्वात में किसी बिंदु पर बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं x, y, z, और सभी मीटर में है, सभी मान इसके x, y, z सभी यहां पर मीटर में दिए हुए हैं, पर विद्युत विभव, विभव की वैल्यू दी हुई है, यहां पर विद्युत विभव यहां पर दिया हुआ है, यहां विभव कितना दिया हुआ है? V इक्वल 2x²। तो यहां 1 2 3 x, y, z के मान दिए हुए हैं, x का लिए 1, y के लिए 2, z के लिए 3। 1 2 3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो, E की वैल्यू। क्या पूछ रहा है यहां पर क्वेश्चन? E पूछ रहा है। तो यहां तुम्हारे को डेरिवेशन करवा रखा है कि विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध का डेरिवेशन करवा रखा है तुम्हारे को। फॉर्मूला क्या है डेरिवेशन में? एक तो है E इक्वल माइनस dV अपॉन dr। ये तो कब है? जब V R का फलन हो। V क्या हो? R का फलन हो। अगर V R का फलन है, तो इस डेरिवेशन से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां V किस पे डिपेंड कर रहा है? X, Y, Z पर डिपेंड कर रहा है V। तो यहां x के लिए अलग है फॉर्मूला, x के कंपोनेंट की वैल्यू निकालने के लिए E इक्वल माइनस डेल V अपॉन डेल x। यहां y व z क्या रहेगा? y व z नियत रहेगा। अगर y कंपोनेंट चाहिए तो इक्वल हो जाएगा माइनस डेल V अपॉन डेल y। यहां x व z नियत रहेगा। और तीसरा है z कंपोनेंट, माइनस डेल V अपॉन डेल z, यहां रहेगा x व y नियत। ये फॉर्मूले हैं अपने लिए x, y और z तीनों के लिए अलग अलग। तो ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है v इक्वल 2x²।
v की वैल्यू क्या दी हुई है, v इक्वल 2x स्क्वायर, ये अपने को दिया हुआ है v इक्वल 2x स्क्वायर, विभव का मान दिया हुआ है। यहां ध्यान देना ये केवल x पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ y और z की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y और z की क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो ये दोनों अपन नहीं निकालेंगे, इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल ex की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ ex इक्वल माइनस डेल v अपॉन डेल x। टू एक्स स्क्वायर को v की जगह रिप्लेस कर दो, 2x स्क्वायर, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ तो ये डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलज। जब अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपन x का ही करेंगे, y और z को इसमें कांस्टेंट मानते हैं। इस क्वेश्चन में y z नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो अपन y और z को यहाँ पर कांस्टेंट मानते हैं। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, तो आंसर आएगा -4x। ठीक है, ये आ गई है ex की वैल्यू। अब ex के लिए तुम x के कोऑर्डिनेट रखो, यहां पर x के निर्देशांक रखो, तो यहां पर x का निर्देशांक, x की वैल्यू क्वेश्चन में x के लिए क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, x के लिए क्या दिया हुआ है, 1 मीटर। तो x की वैल्यू रिप्लेस करो भाई इसमें, तो x इक्वल 1 रखेंगे इसमें, तो आंसर आ गया ex इक्वल -4। ठीक है, ये आ गया ex इक्वल -4, और इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट अपॉन मीटर। वोल्ट अपॉन मीटर कैसे आया इसकी यूनिट, इसके लिए क्या आएगा, वोल्ट अपॉन dr डिस्टेंस, इसके लिए क्या आएगा, मीटर। तो यह क्या हो गया, वोल्ट अपॉन मीटर इसकी यूनिट होगी। अब कोई तुम्हें पूछे कि y z की वैल्यू क्या होगी, तो y और z के लिए तुम क्या लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे, ey इक्वल 0 और ez इक्वल 0, और ex इक्वल क्या है तुम्हारे आंसर, -4। ठीक है, तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड पूछे तुम्हारे को, तो क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट अपॉन मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि रिजल्टेंट परिणामी क्या होगा, जो x की वैल्यू है वही क्या होगा यहाँ पर, परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। अगर y और z भी होते तो फिर अपन क्या करते, y z की वैल्यू निकाल के अपन क्या करते हैं, इनका परिमाण निकालते, ex का स्क्वायर, ey का स्क्वायर और ez का स्क्वायर। तो ये तरीका था, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कंपोनेंट है, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट अपॉन मीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, समविभव पृष्ठ के 2 गुण लिखो। समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ सभी को आता है, पढ़ रखा है तुमने, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो। सम मतलब समान, विभव समान हो तो उसको क्या कहेंगे अपन, समविभव पृष्ठ कहेंगे। यहां अपन एक ध्यान देंगे यहाँ पर एक बात का, कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में आवेश को अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से तुम दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हो, तो ध्यान दीजिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल क्यू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये किसके द्वारा कार्य है, एक्सटर्नल एजेंट, बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है W इक्वल क्यू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब अपन बात कर रहे हैं समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो, V इक्वल क्या हो, नियत होता है, उसको कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो यहाँ V फाइनल और V इनिशियल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि विभव दोनों जगह बराबर है। तो ध्यान देना, यहाँ पर कार्य क्या आएगा, यहाँ पर कार्य की वैल्यू ये सेम है दोनों, तो 0 आएगा, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नल एजेंट बाह्यकर्ता के द्वारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो यहां मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखवाया है कि कई बार कार्य भी पूछ लेता है कि आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य होता है 0।
क्वेश्चन में अपन को पूछा है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिखो। तो परिभाषा मैंने बताई दी तुम्हारे को, अपने नोट्स में और पढ़ना है इसको। समविभव पृष्ठ के गुण लिखते समय आप लिख सकते हो कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा गुण लिख सकते हो इसका, 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते भाई? जैसे मैंने एक पृष्ठ ले लिया, ये इस पर 5 वोल्ट है, इसके सभी बिंदुओं पर 5 वोल्ट विभव है। दूसरा पृष्ठ मैंने ये ले लिया, इसके सभी बिंदुओं पर 3 वोल्ट का विभव है। तो बताओ, जहां दोनों पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां इनका कटान बिंदु है, जहां इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पर विभव कोई तुम्हें पूछे तो इस वाले पृष्ठ के अकॉर्डिंग तो आंसर जाएगा 5 वोल्ट, इसके अकॉर्डिंग तो, और इसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा 3 वोल्ट। एक ही बिंदु पर विभव के 2 मान नहीं हो सकते। एक पृष्ठ तो कह रहा है कि 5 वोल्ट है और दूसरा पृष्ठ कह रहा है 3 वोल्ट है। एक बिंदु पर 2 विभव नहीं हो सकते हैं। परिणामी विभव क्या होता है? एक बिंदु पर एक ही होता है। तो यहां अगर काटेंगे तो विभव के 2 मान हो जाएंगे, जो कि असंभव है। तो इसका आंसर क्या देंगे? 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है। तो 2 गुण पूछे हैं क्वेश्चन में, तो समविभव पृष्ठ के बारे में तुम इसमें लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपन कैपेसिटर वाले टॉपिक पर, संधारित्र। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, चित्र में संयोजित संधारित्रों के लिए बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना होगा? बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता का मान पूछ रहा है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है यहां से यहां तक, ये डायग्राम तुम्हारे को जाना पहचाना सा लग रहा है। इस वाले डायग्राम को क्या कहेंगे अपन? व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें जो मध्य वाला कैपेसिटर है वो ये है, और दोनों भुजाओं के लिए ये, और दूसरी दोनों भुजाओं के लिए ये है। अपन चाहे तो इस डायग्राम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहां नंबरिंग दे दो, इस बिंदु का नाम ए रख दो, इस बिंदु का नाम रख दो सी, इसका नाम रख दो डी, और इसका नाम रख दो ई। यहां अपने पास 4 बिंदु हो गए हैं, ए, ई, डी और सी। तो इस डायग्राम को व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करते हैं अभी। एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया है सी, एक पॉइंट ए हो गया है और एक पॉइंट सी हो गया है यहां पर। इसके अलावा मध्य में ई और डी है, ये वाला बिंदु हो गया है ई और ये वाला बिंदु हो गया है डी। अब ध्यान से समझना, ए और ई के बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, ए और ई के बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, जिसकी धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफेरेड। कितनी है भाई? 5 माइक्रोफेरेड है। ई और डी के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ई और डी के बीच में, जिसकी धारिता भी 5 माइक्रोफेरेड है। इसके अलावा ए और डी के बीच में भी, इधर ए और डी के बीच में, तो ये है, ये भी 5 माइक्रोफेरेड है। इसके अलावा डी और सी के बीच में है, एक संधारित्र जुड़ा हुआ है डी और सी के बीच में। अब बच गया है ई और सी, ई और सी, ये वाला कैपेसिटर, ये ई और सी के बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसकी धारिता है 5 माइक्रोफेरेड, और सी के आगे एक और जुड़ा हुआ है 5 माइक्रोफेरेड। ये है पॉइंट बी। अब बताओ, ये डायग्राम तुम्हारे को लग रहा है कि देखा हुआ है इस टाइप का? ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया हुआ है तुम्हारे को, अगर सभी कैपेसिटर एक ही वैल्यू के हैं, सभी के लिए मान समान है, तो इनका आंसर आता है एक के इक्वल, एक की जितनी धारिता है उसके इक्वल आएगा। तो इनका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा किसके इक्वल हो गया है?
5 माइक्रोफेरेड में, और इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, ये भी 5 माइक्रोफेरेड ही है। तो इसका डायग्राम अपन ले लेते हैं इसका आगे। जो संधारित्र की धारिता व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक कैपेसिटर के बराबर आई थी 5 माइक्रोफेरेड, उसके आगे जुड़ा हुआ है वो भी क्या है, 5 माइक्रोफेरेड है। ये बिंदु बी था, ये वाला बिंदु है ए। तो इन दोनों की तुल्य धारिता क्या होगी, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में जब इक्वल धारिता के संधारित्र होते हैं तो सी एस इक्वल फॉर्मूला होता है सी अपॉन एन। एन यहाँ पर जितने संधारित्र है उनका नंबर है, तो यहाँ पर टोटल 2 संधारित्र है, एक की वैल्यू 5 है, 5/2, तो इसका आंसर आएगा 2.5। 2.5 माइक्रोफेरेड, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का मात्रक लिखो। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व का मतलब है ऊर्जा अपॉन आयतन। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा अपॉन आयतन। तो मात्रक अब तुम खुद भी बना सकते हो। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल, और आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। दोनों संधारित्रों को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ के दोनों के लिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर तुल्य धारिता पूछ रहा है। ये 2 माइक्रोफेरेड और दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला भी लिखा था, दोनों की धारिता क्या है, सेम है। जब धारिता सेम होती है तो जनरल फॉर्मूला हो जाता है सी एस इक्वल सी अपॉन एन, सीरीज के लिए। तो यहां सी की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है, और कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, तो आंसर आ गया यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड। तो श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जुड़े हुए हैं तो यहां हो जाएगा आंसर इसका 1 माइक्रोफेरेड। अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे को दिया हुआ था, इसकी जगह समांतर दे देता, तो समांतर क्रम में धारिताएं क्या होती है, जुड़ती है। समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है सीपी इक्वल एन इंटू सी। अगर सेम धारिता के संधारित्र है तो एन इंटू सी हो जाएगा। यहां पर अगर 2 होता तो इसके लिए आंसर हो जाता 2 इंटू 2, 4 माइक्रोफेरेड इसका आंसर होता अगर ये पैरेलल में होता। लेकिन अपने क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, तो आंसर आएगा इसका 1 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय और अध्रुवीय पराविद्युत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आप नोट्स में से पढ़ेंगे। ध्रुवीय कौन से होते हैं, जिनमें प्लस और माइनस, जिनके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों अलग अलग जगह हो, संपाती नहीं होते हैं, वो ध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय, जिनमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक जगह होते हैं, संपाती होते हैं, उनको अध्रुवीय कहते हैं। इनके एग्जाम्पल ध्रुवीय के हैं HCl, NaCl, ठीक है। और अध्रुवीय में आप लिख सकते हो H2 या फिर O2, N2, ये क्या हो गए, अध्रुवीय के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 17। समान धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता है CS। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या दे रखा है, CS दी हुई है। n संधारित्र है और सभी की धारिता क्या है, समान है, n है टोटल।
तो यहां पर हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए सी एस इक्वल हो जाएगा n इंटू सी। दूसरा दिया हुआ है समांतर क्रम में, समांतर के लिए सीपी, पी का मतलब है पैरेलल, सीपी इक्वल क्या हो गया है सी अपॉन एन हो गया है यहां पर। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो अपन रेशियो इसका कैलकुलेट करेंगे, सीपी अपॉन सी एस, सीपी अपॉन सी एस। सीपी की वैल्यू क्या हो गई है सी अपॉन एन, और सी एस इक्वल क्या हो गया, सॉरी इसमें उल्टा लिख दिया मैंने, वापस देखना इसका, पैरेलल में n इंटू सी होगा क्योंकि समांतर क्रम में सभी धारिताएं जुड़ती है, और श्रेणी क्रम में c बाई एन होगा। ठीक है, अब इसका अनुपात पूछा गया है cp अपॉन सी एस, तो cp की वैल्यू पुट करो इसमें, n इंटू सी अपॉन सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी c अपॉन n, तो c से c कैंसिल हो गया है यहाँ पर, तो अपने आंसर आ गया यहाँ पर cp अपॉन सी एस इक्वल एन स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित निकाय के मध्य की धारिता कितनी होगी यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तथा दो प्लेटों के मध्य की दूरी, यहां क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, करेक्शन कर लेते हैं इसमें, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है ए और प्लेटों के मध्य की दूरी है डी, ये ध्यान रखना है इसमें, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और प्लेटों के मध्य की दूरी क्या दी हुई है क्वेश्चन में डी है, यहां पर ध्यान रखना। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है और ये अलग है। तो सबसे पहले अपन इस ऊपर वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ये दोनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड है और इसमें ये दोनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये ए बिंदु है और ये बी है और सभी के बीच की डिस्टेंस है डी, सभी के बीच की डिस्टेंस क्या है डी है। बाहर वाली दोनों प्लेटें एक साथ ए से कनेक्टेड है और अंदर वाली दोनों प्लेटें बी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहां लॉजिक अपन को यह ध्यान रखना है कि समान विभव वाली प्लेटों का नाम समान देंगे अपन, जो विभव समान रखती है उनका नेम भी अपन सेम रखेंगे। ये दोनों आपस में चालक तार से कनेक्टेड है, ये चालक तार इन दोनों का विभव क्या कर देगा समान कर देगा, तो इनका नंबर दे देते हैं अपन ये 1 नंबर, तो इसको भी क्या देना पड़ेगा 1 नंबर देना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये दोनों समान विभव पर है, इस वायर से दोनों कनेक्टेड है ये, तो इसका विभव है वही इसका विभव रहेगा। इसके बाद में ये दोनों है, ये दोनों भी आपस में एक ही वायर से कनेक्टेड है, ये दोनों एक ही विभव पर रहेगी क्योंकि दोनों एक ही चालक तार से कनेक्टेड है, तो इनका विभव आपस में सेम रहेगा, तो इसको अपन 2 नंबर नाम देते हैं, तो इसका नाम भी क्या रहेगा 2 नंबर रहेगा। दोबारा समझना इसको, ये प्लेट और ये प्लेट, ये दोनों प्लेटें एक ही विभव पर है क्योंकि ये तार इन दोनों का विभव क्या करेगा सेम कर देगा, तो इसका नाम 1 नंबर रखा तो इसका भी 1 रखना पड़ेगा। ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है, तो जो 2 नंबर इसका है वही नंबर इसका रहेगा, तो सेम नेम की वजह से ए किससे कनेक्टेड है 2 से और बी किससे कनेक्टेड है 1 से, तो अपन यहां पे इनके संधारित्र बनाएंगे,
एक साइड में लिख देंगे अपन ए और एक साइड में लिख देंगे अपन बी, ठीक है। और ए किससे कनेक्ट है, 2 नंबर से, और बी किससे कनेक्ट है, 1 नंबर से, ठीक है। अब इनके बीच में अपन संधारित्र बनाते हैं। एक कैपेसिटर बनेगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक संधारित्र बनेगा। तो ये 1 है और ये 2 है, दोनों के बीच में बना दो एक संधारित्र। दूसरा संधारित्र बनेगा 2 और 2 के बीच में, लेकिन यहां दोनों विभव समान हो गए, तो समान विभव होने की वजह से कैपेसिटर नहीं बनेगा दोनों के बीच में। अगर बना भी दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि तुम 2 और 2 के बीच में कनेक्ट करोगे तो इसका मतलब है दोनों प्लेटों का विभव समान हो गया है, इसलिए ये संधारित्र वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, इसके बीच में समान विभव होने की वजह से नहीं बन पाएगा। अब वापस फिर 2 और 1 के बीच में बनेगा, क्योंकि 2 और 1 अलग अलग है। तो यहां टोटल कितने कैपेसिटर बन गए, 2 कैपेसिटर बन गए। यहाँ पर प्लेटें यहाँ पर 4 है, वैसे एक इसके बीच में, एक इनके बीच में और एक इनके बीच में 3 संधारित्र बनने चाहिए थे, लेकिन यहां दोनों का विभव सेम होने की वजह से संधारित्र नहीं बन पाएगा। तो यहाँ केवल 2 ही संधारित्र है। धारिता सेम रहेगी क्योंकि क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी समान है। अब बताओ ये कौन से क्रम में है दोनों, ये दोनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में वापस फॉर्मूला Cp इक्वल n इंटू सी, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए n इंटू सी फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू 2 इंटू सी, तो ये हो गया Cp इक्वल 2 इंटू सी। और c की वैल्यू क्या होती है, c इक्वल एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी d दी हुई है और क्षेत्रफल a दिया हुआ है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपने पास, इसका आंसर 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखो यहाँ पर ये प्लेट और ये प्लेट दोनों एक साथ कनेक्ट है, एक ही वायर से कनेक्ट है, और ये प्लेट और ये प्लेट भी दोनों एक ही वायर से कनेक्ट है। तो यहां ये दोनों एक ही वायर से कनेक्ट है, तो इसका नंबर 1 दे देते हैं, तो ये भी नंबर 1 दिया जाएगा क्योंकि दोनों समान विभव पर है। दूसरा है बी से कनेक्ट वाली, ये दोनों बी से कनेक्ट है, तो इन दोनों का भी सेम विभव रहेगा, तो इनके दोनों का विभव 2 2। वापस उसी तरीके से ए किससे कनेक्टेड है, 1 से है, तो ए को अपन 1 से कनेक्ट करेंगे, और बी किससे कनेक्ट है, 2 से, तो बी को अपन 2 से कनेक्ट करेंगे। अब बनाते जाओ कैपेसिटर। 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, तो 1 और 2 के बीच में बना दिया। अब 2 और 1 के बीच में, तो 2 और 1 के बीच में बना दिया। फिर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में बना दिया। तो टोटल यहां पर 3 कैपेसिटर हो गए। प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता क्या है, C, क्योंकि सभी समान धारिता के रहेंगे, बीच की डिस्टेंस सेम है और क्षेत्रफल सेम है। तो वापस समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, तो Cp इक्वल n इंटू सी। एन की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 इंटू सी, और वापस C की वैल्यू वही एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d हो गया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है कि V और I में ग्राफ दिया हुआ है, V और I में ग्राफ में प्रतिरोध दिया हुआ है, और प्रतिरोध का मान यहाँ पर, सॉरी, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। कोई भी प्रतिरोध है जिसके लिए V और I में ग्राफ दे दिया तुम्हारे को, और इससे अपन R का मान ज्ञात करेंगे। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए R इक्वल होता है V अपॉन I। R इक्वल क्या होता है, V अपॉन I। तो V के अपन को 3 मान दिए हुए हैं अलग अलग, तो आप इसमें से कोई सा भी एक मान फिक्स करो। जैसे मान लो अपन ने 4 ले लिया, तो V की वैल्यू 4 आ गई। अब जो ये V की वैल्यू 4 है उसके लिए I की वैल्यू निकालो। तो इसके लिए I की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.2 दी हुई है, 0.2। तो यहाँ
4 में 0.2 से डिवाइड करेंगे तो इसको पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर 40 हो जाएगा, 40/2 इक्वल क्या हो जाएगा 20 ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 ओम। नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दो पदार्थों का नाम लिख लिए जिनकी प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर घटता है। प्रतिरोधकता मतलब रो, रो की वैल्यू ताप बढ़ाने पर घटती है। रो की वैल्यू डिक्रीज होती है, रो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ताप बढ़ाने पर। तुम्हारे को ग्राफ पढ़ाए हुए हैं कुचालकों के लिए, जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे इनके लिए रो की वैल्यू क्या होती है घटती है। कुचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, तो यहां पर अपन अर्धचालकों का नाम लिख सकते हैं कि जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमने पढ़ा था जो अर्धचालक है जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से उनकी चालकता बढ़ती है। चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोधकता घटेगी। तो ये क्वेश्चन बात कर रहा है अपने पास प्रतिरोधकता के लिए, तो इसके लिए अपन आंसर लिख सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं अपन टॉपिक को। टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैं, इनको आप ढंग से प्रैक्टिस करें। जो भी तुम्हारे डाउट आए आपके पास मेरे मोबाइल नंबर है, उनसे आप अलग से भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो डिस्कस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।